नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत न्यूज चैनल। इस समय हम एमआर कुरैशी के निवास स्थान पर हैं और पीडीपी के वरिष्ठ नेता हैं और एक्स-एमएलसी हैं। जिस तरह से जो सीज फायर जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बहुत बड़ा तनाव था, उसको विराम लगा है और दोनों देश जो है वो सीज फायर समझौते के तहत उन्होंने आपसी जो है गोलाबारी थी उसको कल रात से जो है बंद कर दिया। हालांकि सीज फायर का जब ऐलान हुआ था तो उसके बाद पाकिस्तान ने भारी गोलाबारी की, लेकिन बीती रात को जो है गोलाबारी बंद हुई। हमारे साथ जो है कुरैशी साहब हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से ये सीज फायर समझौता हुआ है उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? पहले तो आपका स्वागत है। तो कुरैशी साहब, ये जो समझौता हुआ है उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? शुक्रिया सिंधु साहब, आपके चैनल का भी, आपके नव भारत जो चैनल है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बर्निंग टॉपिक पे आप बात करते हैं हमेशा ही। देखिए जी, सीज फायर का होना और जो टेंशन बन गई थी बॉर्डर इलाका जात में, खासकर पुंछ सिटी से होते हुए बॉर्डर के जितने भी इलाके हैं, ये मंडी, गुलपर, शाहपुर, जुलास, सलोत्री, फिर मेंढर बल्लोई, मनकोट, बालाकोट, शजला, सखी मैदान और ये आगे वाला इलाका जो था ये जो जंगड़ ये जंगड़, नौशहरा, सुंदरबनी से लेते हुए इंटरनेशनल बॉर्डर से लेते हुए पंजाब एंड जैसलमेर तक और वो जो सरग्रीक तक भी मामला बने जी। और इधर से कश्मीर से जो टूरी टंगडार से होते हुए केरन करना तक और लेह और लद्दाख का। अब मैं समझता हूं कि जिस तरीके के हालात बॉर्डर पे बन गए थे, उन हालात में अवाम का वहां बूदोबाश रखना, राइश पजीर रहना दुश्वार ही नहीं था बल्कि नामुमकिन बन गया था जी। जिस तरीके की शेलिंग हुई, मोटार के गोले दागे गए, सिविलियन आबादी पर वो गोले जो है बमबारी के तौर पर आए, स्कूल्स, बिल्डिंग्स, राइशी मकानात, और जिसके नतीजे में पुंछ मेंढर में कैजुअलिटी हो गई जी बिल्कुल। और पुंछ सिटी पर जिस तरीके से फायरिंग हुई, मेंढर की जिस तरह से सिटी में फायरिंग हुई, वहाँ की जो पॉपुलेशन थी शहर की, वो माइग्रेट होके दूसरी सेफर प्लेस में या जम्मू या पीछे चली गई। ये पहली बार 1947 के बाद हुआ है और ये कहा जाता है कि इस तरीके की मोटार्स और बड़ी हैवी गन्स की, हैवी आर्टिलरी के गन्स की फायरिंग, मैं समझता हूँ कि दहशत और खौफ से बहुत बढ़ गया था मामला। जी बिल्कुल। फिर उसके साथ साथ फिर जब जम्मू में बाकी जो सिटीज़ हैं उनकी में जब ये ड्रोन का अटैक होना शुरू हुआ तो लोगों में और तशवीश बढ़ गई जी। अब जब 10 तारीख की सुबह को हालात ऐसे खराब हुए कि जम्मू पूरा गूंज उठा, सुबह अलल सुबह नमाज के बाद, बिल्कुल बिल्कुल, तो लगा के दहशत हो गई। तो उस दिन लोग सारे के सारे समय थे, ब्लैकआउट हो गया, लोग डरे हुए थे। हालांकि उस वक्त जो S-400 है उसने बहुत सारा अपना ताफज का काम किया, जो एयर डिफेंस था हमारा इंडिया का, लेकिन वो भी कहीं जगहों पर रोक नहीं सका और कुछ यानी कुछ जगह पर वो जो डैमेजेस हुआ वो सामने है, लोगों को देखा भी गया। इधर रूपनगर में भी हुआ और कई जगह पर भी ऐसा सुनने को आया। जब डिफेंस मिनिस्ट्री की या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉइंट वो स्टेटमेंट आई तो उन्होंने भी कहा कि जी हमारे फला जगह पर इस तरह से अटैक हुआ और इतने शहर जो थे बताए उन्होंने, कम से कम कुछ 36 जगहों पर बताया गया और कहा कि इतनी 4-5 जगह जो थी वो एयर फील्ड जो थी उन पर भी नुकसान हुआ। तो लोग खौफ और रास में थे। अब लोग जो बॉर्डर में रहने वाले थे वो पहले ही माइग्रेट हो गए थे। अब बॉर्डर की उनके लिए कोई जगह ही नहीं थी जी। बिल्कुल। पूरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में देखिए, पुंछ डिस्ट्रिक्ट की जो हैयत है वहां देखिए मंडी तक को ला गया और फिर सुरनकोट का इलाका मेंढर के पीछे सतीता यहाँ पीर पंचाल के साथ लगता है, वहां भी 20-25 जो आर्टिलरी के फायर वहां पहुंचे जी। तो लोग भाग के अपना आप को बचाने के लिए पीछे चले गए। तो ये जो सीज फायर की ऐलान हुआ, मैं उस वक्त समझता हूं कि लोगों को एक रिलीफ के तौर पर देखा उन्होंने कि कोई भी मसले का हल
जंग नहीं हो सकती। जंग बेशक मसले का हल हो, लास्ट ऑप्शन, लेकिन उस ऑप्शन तक पहुंचने के लिए बाकी जितने भी लवाज़मात थे वो पूरे कर दिए जाने चाहिए थे। मैं समझता हूं कि बॉर्डर इलाका बेयारो मददगार रह गया, उसके में कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं था, कोई बंकर नहीं थे, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज नहीं रह गई थी, एडमिनिस्ट्रेशन खुद भाग के आगे पीछे चली गई, तो जिसके नतीजे में माइग्रेट होके लोग पीछे चले आए। अब बॉर्डर के लोग जितने भी स्टेट्स हैं बॉर्डर की जो पाकिस्तान के साथ लगती हैं, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो आगे राजस्थान हो या आगे गुजरात हो, उसके साथ और एडजाइनिंग स्टेट्स जो साथ में वो इफेक्ट हुई, उनको अंदर खौफ आरास हुआ। लेकिन वो स्टेट्स जो पीछे बैठी है वहां की आबादी जो है ये कहती है जंग करो। अब जंग होनी चाहिए, ये नहीं कहते कि जंग ना हो, हम नहीं चाहते, कि कहते हैं कि भाई आपकी गवर्नमेंट की ऑप्शन है, देखे उसको, लेकिन लोगों की बर्बादी करके आप हासिल क्या करेंगे? अब ये जंग नहीं चाहते हैं जो मेजॉरिटी लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर, और ये जो बॉर्डर के लोग हैं ये तो बिल्कुल जंग नहीं चाहते। इन्होंने 47 से लेकर देखी, ये जो सीज फायर हुआ, एक पहली बार ऐसा हुआ कि हमारी प्रभुसत्ता के ऊपर एक निशाना साधा गया। ट्रंप, सबसे पहले ट्रंप का ट्वीट आया कि दोनों देश के बीच में ये जो सीज फायर हो गया, ये मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि थर्ड पार्टी जो है वो डिसाइड करे कि सीज फायर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखिए जी, पहले अमेरिका ये कहता रहा कि हम कोई इनका अंदरूनी मामला है, हम तो इसमें मदाखलत करेंगे नहीं। जो उनके वाइस प्रेसिडेंट साहब थे वो इंडिया में आए हुए थे, सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान भी आए थे, उनके डिप्टी मिनिस्टर यहाँ भी आए थे, ईरान की बात आई, सऊदी अरब की बात आई। तो बातों में पहले ये लग रहा था कि ये शायद जब एस्केलेट नहीं होगी जंग, ये आगे दोनों जो न्यूक्लियर पावर्स हैं, दोनों न्यूक्लियर बम रख के बैठे हुए हैं, परमाणु बम, तब उन्होंने सोचा कि ये ऐसा ना हो जाए कि इनोसेंट लोग बहुत ज्यादा तादाद में मारे ना जाएं, नुकसान ना हो जाए इस पूरे रीजन का। तो मैं समझता हूँ कि इसमें खामोश नहीं बैठे कुछ लोग जो सोचने वाले थे, उसमें यूएसए के प्रेसिडेंट भी हैं। उन्होंने जैसा उनके ट्वीट से सामने आया कि मैंने बहुत कोशिश की, पहले उनका बयान आता था कि हम कोई बातचीत नहीं कर रहे, हम कोई मुदाखलत नहीं कर रहे। ऑल ऑफ सडन जब वो मैंने कहा ना कि तीसरे दिन सुबह 10 तारीख की मॉर्निंग को जब जो हालात बने, उसमें जो ज्यादा इंटरवेंशन हो गई, एस्केलेट हो गई ये जंग क्या ये शेलिंग बदल गई किसमें, एयर फील्ड में या मिलिट्री इंस्टॉलेशन में या सिविलियन आबादी में, तो मैं समझता हूं कि ये कोई ऑप्शन और बचती नहीं थी। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है आपकी कि हमारा मुल्क सक्षम है, हमारा मुल्क बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, डेमोक्रेटिक मुल्क है, हम बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी में, अपनी खुद मुख्तियारी पर यकीन करते हैं, किसी चीज से मुल्क को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज के हालात में देखते हुए जिस तरीके से हमारा न्यूक्लियर पावर्स हैं, तो किसी ने तो बात करनी थी। कुरैशी साहब, एक सवाल और भी होता है, जिस तरह से पाकिस्तान जो है कहता शिमला समझौता हमने रद्द कर दिया, जिस तरह से 5 बिंदुओं के ऊपर भारत ने जो है बैन लगाया था, आज वो कहता कि हमने शिमला समझौता रद्द कर दिया, और अमेरिका भी कह रहा है कि ये कश्मीर मसला जो है वो जो है 1000 साल, जबकि 70 साल हो गए, मैं मतलब आज़ादी 75 साल हो गए, तो 1000 की अमेरिका बात कर रहा है। तो ये जो मुद्दा है, पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल लेवल पर कश्मीर मुद्दा उठाएगा? देखिए, ये तो बात बढ़ गई आगे, क्योंकि किसी भी बीमारी की जड़ तक जाने की जरूरत तो है। आप अगर कैंसर की बीमारी हो तो आप सीधा कोल्ड और जुकाम की बात करें तो ये मुमकिन नहीं है। अगर कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान में कोई इश्यूज हैं तो मिल बैठ के बातचीत के जरिए ही होने चाहिए। बिल्कुल। ना ही पाकिस्तान को शिमला माहिदा रद्द करना चाहिए था, ना ही हमारे मुल्क की जो बातें की, जो पानी को रोकना, ये रोकना छोटा मोटा होता रहता है। बिल्कुल। लेकिन जो इस हॉस्टिलिटी को देखकर जिस तरह से हमारे मुल्क का ये मानना था कि टेररिज्म के हक में हम नहीं, हाँ बिल्कुल, हम टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं कर सकते, जीरो टॉलरेंस है। जिस तरीके से निहत्ते लोगों की जाने गई टूरिस्ट की अनंतनाग में, बिल्कुल, और इससे पहले पुलवामा हो गया, उससे पहले भी बड़े वाक़ात हो गए। इनफ इज इनफ।
अब कोई भी सॉवरेन स्टेट तो इसको बात मानेगी नहीं, लेकिन उस पर भी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन हो जानी चाहिए थी जी। और दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, फिर जंग हो जाती, बात ठीक थी। लेकिन फैसला ले लिया गया, फैसला लिया कि हम टेररिस्ट जो कैंप्स हैं उस पर अटैक करो। सब दुनिया ने कहा और सब दुनिया के लोगों ने नहीं बल्कि हमारे मुल्क की सब अपोजिशन ने कहा कि भाई आप अटैक करो, अब इसको उनके टेररिस्ट कैंप जो है उसको नाश तो नाबूद कर दो। तो ये बात जब एक्शन हो गया, उस पर एक्शन का रिएक्शन जो पाकिस्तान ने किया वो उस पर एस्केलेट हो गई बात, बढ़ गई बात। तो उस बढ़ने पर जब बड़े बड़े मुल्कों को ये लगा, ममालिक को ये लगा, खासकर अमेरिका को लगा, तो अमेरिका ने ये देखिए ना अपनी जो उसकी पावर थी उसको यूज किया। डोनाल्ड ट्रंप पहले इनकार करते रहे, बाकी ये कहते रहे, तो लेकिन उन्होंने कहा कि भाई हम इस मसले में मदाखलत करके इसको रोकते हैं। उन्होंने खुद ट्वीट कर दिया, तो ट्वीट को फॉलो किया, पाकिस्तान ने भी फौरी किया, फिर इंडिया ने भी कर दिया। तो जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी कर दिया, इंडिया की हमारी गवर्नमेंट ने भी कर दिया, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं बातचीत बैक चैनल से हुई। और उस बैक चैनल में जब अमेरिका के सदर ने कहा कि मैं कश्मीर के इशू पर और यहाँ तजारत भी करना चाहता हूँ, दोनों पाकिस्तान में तो ये ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बातचीत तो हुई। अब देर आए के दुरुस्त आए, सीज फायर तो हो गया, लेकिन मेरा एक सवाल है, ये सीज फायर हुआ, सीज फायर किस मुद्दे के तहत हुआ है? कम से कम कोई कंडीशन, शर्तें तो होनी चाहिए। जिस तरह से आतंकवाद जो है उसने हमारे निहत्थे जो 26 पर्यटक जो है उनको जो है शहीद कर दिया, तो ऐसे में कुछ ना कुछ कंडीशन रखनी चाहिए कि आतंकवाद को, जो आतंकवादी हैं उनको हमारे हैंड ओवर किया जाए। अभी तो मॉडलिटीज जाहिर नहीं है। देखिए सिंपल एक बात आई यूएसए प्रेसिडेंट की, उससे पहले बात आती थी कि सऊदी अरब के जो फॉरेन मिनिस्टर, सऊदी अरब भी है, और उसके से पहले आई ईरान भी है, बाकी कुछ ममालिक भी हैं। तो अभी उसकी मॉडलिटीज जो हैं या उसके पैरामीटर्स हैं या कंडीशंस हैं वो सामने आई नहीं। मैं समझता हूं कि मसले का हल, किसी भी मसले का हल सिर्फ बातचीत और डायलॉग से मुमकिन है। आप जब दो ताकतें एटम बम लेके बैठी हूं बिल्कुल, और अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जंग हो, वो तो बर्बादी ला सकती है। और अगर उसके लिए किसी भी मुल्क ने पहल की, ये तो वेलकम स्टेप है। जी। चाहे अमेरिका ने की, चाहे बरतानिया ने की, चाहे वो ईरान ने की, चाहे वो सऊदी अरब ने की, और दोनों ममालिक ने अगर मान ली ये बात, इनके सरकार की तरफ से बयानात भी आ गए, तो हम इसको वेलकम स्टेप मानते हैं। सर कुरैशी साहब, एक सवाल और भी है। इसी दौरान जिस तरह से IMF ने जो है फंड दे दिया पाकिस्तान को, हिंदुस्तान जो है खड़ा था, रिएक्ट करता था, इसको फंडिंग ना की जाए, जो एक एड देनी है, मतलब कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उसको मुहैया कराएगा $1 अरब, ठीक है। तो वो पूरे देश उसके पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए, हिंदुस्तान के साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ। ये क्या है? देखिए जम्मू एंड कश्मीर, जो कश्मीर का मामला है, ये एक फ्लैश पॉइंट है, एक यूनिक मामला है। इस फ्लैश पॉइंट को देखते हुए कितनी जंगें इससे पहले भी हो गई, और आज अगर आप इसको एक छोटी सी बात को ये समझ के कहें कि जी इसको वर्ल्ड नहीं देख रही, तो वर्ल्ड तो इसको अच्छी सीरियसली देख रही है। ये कोई हजारों साल का मामला नहीं, पिछले 70-75 साल का मामला है। लिखने में शायद गलती हो गई, वो दूसरी स्टेटमेंट दे देते हैं। हमारा मुल्क सक्षम है। मैं अपने इस लीडरशिप पर, हम अपनी इस लीडरशिप पर यकीन रखते हैं। सारी अपोजिशन ने इनको अख्तियारात दिया, हमने भी दिया। हम ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान की प्रोवोकेशन से या अपने कुछ लोगों की प्रोवोकेशन में ना आए। आप लार्जर इंटरेस्ट में देखें कि मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में क्या है। अगर लार्जर इंटरेस्ट में अमन, मेरा सवाल आपने दिया, मतलब कि जो फंडिंग की गई, वो आ रहा हूँ उसी पर मैं भी कहता हूँ लार्जर इंटरेस्ट को देखने की बात है। हम इसको कोई सरहद की लड़ाई या वो
शेलिंग नहीं मानते, इसलिए कि ये एक इशू है जम्मू एंड कश्मीर में। इसके पीछे बड़ी बड़ी ताकतें हैं जी, बिल्कुल। इसके पीछे चाइना भी हो सकता है, इसके पीछे रशिया भी हो सकता है, इसके पीछे अमेरिका भी हो सकता है। वो अपनी अपनी ताकत को देखकर किसी कंट्री को डाउन करना चाहते हैं, किसी कंट्री को अप करना चाहते हैं। जब इस वक्त में पाकिस्तान को IMF ने फंड रिलीज कर दिए तो उन्होंने देख के कुछ किया। अब सवाल है कि अगर हमारी अपोजिशन थी तब तक वो कहते थे हम नहीं रिलीज करेंगे, लेकिन आज उन्होंने कर दिया। इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई ताकत हमारी इस जो डेवलपमेंट प्रोग्रेस और तरक्की है उसके खिलाफ है। वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से ये लड़ाई में लगे रहे और ये प्रोग्रेस ना कर सकें। दोनों ममालिक की आर्मी जो है 5 लाख के करीब उन्होंने अपनी रखी है वहां आर्मी, इस बॉर्डर के इस जंग के लिए 9 लाख के करीब हमारी आर्मी लगी हुई है। इसका पैसा कितना लग रहा है? बिल्कुल। इस पैसे के साथ अगर आप ये पैसा गरीब गुरबा को लौटाने के लिए लगाएं तो लगता है, लेकिन हालात वैसे ही हैं। आप कैसे रोक सकते हो? अगर ये कल S-400 ना होता, अब ये एयर डिफेंस सिस्टम ना होता तो क्या हालत हो जाती? अगर उनके पास भी ना होता तो उनका हालत क्या हो जाती? हमें अपने खुद मुख्तियारी को मद्देनजर रखकर अपनी तामीर और तरक्की की तरफ जाना चाहिए, सेल्फ रिलायंट होना चाहिए। और हम मदाखलत नहीं करते, हमारी मदाखलत है नहीं, लेकिन मसले का हल होना चाहिए कि आप बातचीत के टेबल पर जाएं। देखिए पुलवामा हुआ कि आज हमारे 9 जो वहाँ टेररिस्ट कैंप थे, बकौल हमारी जो अफवाज की या डिफेंस मिनिस्ट्री के या गवर्नमेंट के, कि हमने वो विद प्रूफ जो है वो नष्ट कर दिए। अब पाकिस्तान ने वहाँ बुला के अपने नुमाइंदे फॉरेन के भी वहाँ बताया वहाँ जी तो कुछ था नहीं। अब इस तरीके से क्लेम और काउंटर क्लेम करने से कोई मसले का हल नहीं। बिल्कुल, मसले का हल जहां बीमारी है उसको ढूंढना चाहिए। बीमारी क्या है उसका एक मुस्तकिल हल होना चाहिए। अगर उसका मुस्तकिल हल नहीं होगा तो ये बॉर्डर पर ये जो गोला आता है बॉर्डर में, ये ना हिंदू को देखता है, ना मुसलमान को देखता है, ना सिख को, ना ईसाई को। लिहाजा इस पर हम सब मुतासर होते हैं, इस पर हमारा अमन भी मुतासर होता है, इसमें हमारी तामीर और तरक्की भी मुतासर होती है। लिहाजा बातचीत और डायलॉग से ही मसले का हल ढूंढे। अगर हद बढ़ती है तो फिर सोच समझ के फैसला करें, क्योंकि परमाणु हथियार यूज होने इसके लिए तबाही और विनाश है। हाँ कृषि साहब, जिस तरह से वो माइग्रेशन करके सारे दुनिया बॉर्डरों से आ गई है, लोग कई जगह पे बैठे हुए हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी इंतजाम नहीं है। मैंने अभी देखा सुबह आपकी पार्टी भी गई थी वहाँ पे कि जो गुरुद्वारा साहब में बहुत सारे लोग जो है पुंछ से माइग्रेट होकर जहाँ पे शेल्टर लिए हुए हैं। तो सरकार का दायित्व है कि जैसे ये गोलाबारी है तो उसके इंतजाम कर पुख्ता होने चाहिए, उनको रहने के लिए खाने पीने के लिए कुछ ना व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए ये तो बदकिस्मती है हमारी कि इतनी तवक्का नहीं की गई थी। सरकार ने भी शायद इतनी तवक्का नहीं की होगी कि इस तरीके की एस्केलेशन हो जाएगी और इस तरीके से माइग्रेशन भी हो जाएगी। पुंछ बेयारो मददगार नजर आया, मेंढर बेयारो मददगार नजर आया, बॉर्डर सारे का सारा बेयारो मददगार नजर आया। देखिए जहां जहां बंकर बनाए भी थे वो उस रहने की हालत में थे ही नहीं, कई जगहों पर बंकर बने ही नहीं, वहां भी बंदर बांट हुआ। आप बताइए कि पूरे शहर सिटी शहर उजड़ गया और अब सहूलत क्या थी? जिनके पास गाड़ियां थी वो खुद चले आए। हम सुबह गए थे, हम उससे पहले गए थे जो जख्मी थे उनको अस्पताल में भी, तो वहां भी देखा उनकी हालत को। और जख्मी के बाद आज हम गए थे जहाँ ये माइग्रेंट होके लोग आए हुए हैं, ये निशारा से, सुंदरबनी से, ये राजौरी से, पुंछ से ये लोग आए हुए थे। तो हम जहाँ मिले उनसे खुद कहा, उन्होंने कहा हमारे से लूट खसुट की गई गाड़ियों वालों ने, अपने मन माने तरीके से उन्होंने पैसे मांगे। वो गरीब लोगों के पास था नहीं, जिनके पास अपनी गाड़ियां थी वो गाड़ियां से चले आए, दूर दराज इलाके में चले गए सेफ्टी में। जिनके पास कुछ नहीं था तो वो गाड़ियों पर ही डिपेंड थे, उनकी गाड़ियों ने जब पैसा लिया तो वो मनमानी पैसे लिए, उन्होंने खुद कहा। और इंतजाम क्या थे? आपने उनको वहां से निकलने दिया, इंतजाम कोई रखा नहीं, तो लिहाजा क्या हुआ कि कौन सी उनके लिए रसद, उनके लिए रिलीफ दी नहीं।
अब अगर सीज फायर हो गया है तो अब हमें सबक सीखना चाहिए। जो हमारी इस तरीके से कैजुअलिटीज हो गई हैं उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए उनके वर्षा को कंपनसेशन और एग्रीटेबल कंपनसेशन दे दी जानी चाहिए। जो जख्मी हुए उनको पैसा दे जाना चाहिए। आज देखिए ना कितने दिन हो गए कोई प्रोसेस इनिशिएट नहीं किया गया, सरकार नजर ही नहीं आई, नदारत किसी जगह भी नहीं आई। तो अब बयानात आ रहे हैं सीज फायर के बाद वो हिल जुले। अब एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ गरीब की दौंस जमाने के लिए है। जब हालात खराब हुए वो भी अपने या तो बंकरों में चले गए या माइग्रेट होकर दूसरी जगह चले गए। तो अफरा तफरी का माहौल था, वो जाहिर हुआ। लेकिन मेरी गुजारिश सरकार से है कि पहले फौरी तौर पर आप कंपनसेशन दीजिए, रिहेबिलिटेट कर लीजिए जिन लोगों के लवाकिन जो इसमें शहीद हुए हैं, और जो लोग जख्मी हुए उनको कंपनसेट कर लीजिए। फिर आप एक लॉन्ग रन पॉलिसी बना के बॉर्डर इलाका की पॉपुलेशन जो है उसमें उसको आप बंकर बनवाइए, उनकी तामीर और तरक्की कर लीजिए, उनको रिहेबिलिटेट कर लीजिए। अगर क्या कसूर है इस बॉर्डर का कि अगर 1947 में ये मुल्क डिवाइड हुआ तो उस डिवाइड में जो पॉपुलेशन बॉर्डर पर रह रही है उसका यही कसूर है ना। कसूर एक तो वो रक्षा करती है, एक तो वो डाइवर्सिटी में रहती है, ना उनके बच्चों को सुकून है, ना उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना उनकी जिंदगी, ना बूदो बाश है, ना वो लाइफ स्टॉक को रख सकते हैं। बॉर्डर में फेंसिंग हो गई, अब ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अब बात ये थी कि आप अगर उनको तामीर और तरक्की करने के पहला माइंड देना चाहते। जंग में कूदना तो आसान है, जंग से निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन जंग की जो असरात रह जाते हैं वो भयानक हैं। जो लोग वहां गोले को बमबारी को महसूस किए उनके दिमाग में आज भी असर, साइकी हो गई लोगों को, लोग डर गए, आज भी नहीं वापस गए। देखिए सीज फायर हो गया परसों का है, लेकिन लोग आज भी नहीं। अभी मिलके हम थोड़ी देर पहले आए, लोग ये कहते हैं कि हम नहीं जा सकते जब तक हमें एश्योरेंस न हो, कोई एश्योरिटी न हो। तो मैं समझता हूं कि सरकार देखो इस कॉन्फिडेंस बहाल करना चाहिए। पहले इस इलाके जात को, ये आप जहां भी बॉर्डर है, जहां से लेकर पुंछ से लेकर जैसलमेर तक, और यहाँ पंजाब और इसका आगे का जो राजस्थान का इलाका है, और यहाँ कठुआ से लेकर हमारे पुंछ, और पुंछ से लेकर उड़ी टंगडार केरन करना और ले तक का ये जो इलाका है, इसके साथ कि जो जितनी बड़ी पट्टी है 20, 30, 40 किलोमीटर एरियल, उसमें एक हिफाजती इंतजाम करवाने चाहिए। अब पूरा डिस्ट्रिक्ट राजौरी उस जद में आ गया। जब ड्रोन आए तब भी, अब सुरनकोट का इलाका बचा था, वहां तक मोटार के जो गोले दागे गए, तो पुन तो पूरा ही आ गया उस जद में। तो अगर ये बीजी से परे का इलाका, उधर पीर पंचाल, ये पूरे का पूरा अगर इसी तरह से जद में आ गया तो वो पॉपुलेशन क्या सोचेगी, खौफ और हरास में रह रही है। तो इसी तरह राजौरी का भी यही हाल है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को बहुत सारे मुकदमात उठाने की बात है। कुरैशी साहब, लास्ट क्वेश्चन है। जिस तरह से DGMO की बैठक होनी थी 12 बजे होनी थी, लेकिन उसको आगे टाल दिया गया, तो क्या समझते हैं कि इसके बीच में कुछ निकल के आएगा? जिस तरह सीज फायर हुआ दोनों देशों के बीच में, क्या जो प्रतिबंध लगाए गए हैं जो इनके ऊपर, इधर भी थे उधर भी, पाकिस्तान ने सरकार ने भी और जहाँ की सरकार ने भी, क्या उसके ऊपर बहाली होगी? जैसा से ये लगातार ये इशू जो है वो बनता जा रहा है, क्या कुछ राहत मिलने वाली की उम्मीद कर सकते हैं क्या? देखिए जी, उम्मीद तो है। उम्मीद तो यही है कि जब सीज फायर की तरफ आदमी जाता है, बातचीत की तरफ जाता है, डायलॉग की तरफ जाता है, तो कुछ न कुछ उसकी आउटकम निकलती है। मॉडलिटी तो सामने आए। तो हम समझते हैं कि खैर का ख्वाहिश रखनी चाहिए। जी बिल्कुल, हम खैर की ख्वाहिश रखते हैं, खैरियत की ख्वाहिश रखते हैं, हम अमन की ख्वाहिश रखते हैं, और अमन प्रवेल करना चाहिए। जंग और जदाल किसी मसले का हल नहीं। गोली हो किसी से, सरहद से पार की आए, सरहद के अंदर से आए, टेररिस्ट की गोली हो, गोली कोई हल नहीं, बम कोई हल नहीं। हमारे जो लीडर मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब का कहना था कि ना गोली से ना ग्रेनेड से बात बनेगी बोली से। तो मैं समझता हूं ना गोली से ना ग्रेनेड से, बिल्कुल सही कहा, बात बनेगी बोली से। ग्रेनेड्स का हल देख लिया, गोली का भी हल हमने देख लिया। अब डायलॉग की बात पर डिपेंड है। जब वाजपेयी साहब ने अपने दौर में बहुत सारी ऐसी बातें की थी जिससे अमन बहाल हो गया था। हम समझते हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर सक्षम है, हमारी सरकार सक्षम है, ये कहीं उन चिंटू के हाथ में ना चढ़े जो
अंत वक्त या वो जो इसको apply करते ना वो जो नेशनल मीडिया चलाते हैं, गोदी मीडिया चलाते हैं, उन्होंने तो लाहौर को भी कब्जा कर लिया था। उन्होंने, मैं कहता हूँ करना चाहिए था, लेकिन हाइपोथेटिकली कर लिया ना उन्होंने अपने उसमें चैनल में। मैं यहाँ बैठ के कुछ भी कह सकता हूँ, मैं यहाँ से बैठ के कोई भी जहाज चला सकता हूँ, लेकिन उन्होंने वहां से बैठ के जहाज भी चला लिए। कोई एक आर्या जो पता क्या है, कोई गौरव शौरव क्या है पता, तो नाम नहीं लेना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो चैनल जितने थे, कुछ ने चाय पी ली, कुछ ने वहां कब्जा कर लिया। अब अमन हो गया है, तो अब सीज फायर हो गया, तो वो इलाका ये खुद वापस लाएंगे या वहां जाके चाय पियेंगे। लेकिन इससे क्या हुआ, हमारी फौज सक्षम है, हमारी गवर्नमेंट सक्षम है, उनकी क्रेडिबिलिटी पर भी फर्क पड़ता है कि जब आप लोग इस तरह से अपनी आज़ादी की मिसयूज करो, अपने खुद मुख्तारी को मिसयूज करो। अगर आप थर्ड पिलर हैं तो ऐसी बात करो जो बिल्कुल फैक्ट्स पर मबनी हो, जो सच्चाई पर मबनी हो। आप वेट करके अपनी स्टेटमेंट दो, आप कोई और चीज डिस्कस करो। दुनिया ने थू किया, दुनिया ने थूका हम पर कि ये किस तरह के लोग हैं, और फिर पाकिस्तान से मीडिया के वो लोग बुला के उधर के भी इधर के भी क्या गाली गलौज। ये क्या हो गया हमारे इस मीडिया को? मीडिया पर आपको यकीन करेगा? कोई यकीन नहीं कर रहा है। मैं समझता हूं कि इनकी बात को इग्नोर करना चाहिए। कोई भी प्रवोक करे, कांग्रेस करे, कोई दूसरी जमात करे, पाकिस्तान प्रवोक करे, मीडिया करे, या कोई चिंटू पिंटू कुछ भी करें, चाहे वो अंतबक करें, कोई भी करे, गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर साहब को अपनी स्टेट्समैनशिप के मुताबिक काम करना चाहिए। हम यकीन रखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट सक्षम है, डेमोक्रेटिक है, इलेक्टेड है, लोगों की रिप्रेजेंटेटिव को जानती है, हालात को भी मद्देनजर रखते हुए भी जानती है। बेटर ऑप्शन चूज करनी चाहिए। बेटर ऑप्शन इन हालात में मुझे डायलॉग लगता है, बातचीत लगती है, और बातचीत से ही मामला हल हो जाता है। थैंक यू कुरैशी साहब। तो ये थे एमआर कुरैशी, जिन्होंने कहा है कि जो मसले का हल है बातचीत से है। बहुत सारे लोग जो है चाहते हैं कि सीज फायर होना चाहिए, कुछ लोग चाहते हैं कि लड़ाई होनी चाहिए, लेकिन लड़ाई जो है मसले का हल नहीं है। आखिरकार लड़ाई के बाद फिर एक टेबल पर बैठकर जो है बातचीत होती है। दोनों देश पड़ोसी देश हैं, इसको हमसाया है, इसको हटा भी नहीं सकते, लेकिन उनको जो है अपनी ताकत भी दिखानी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि लगातार आतंकवादी जो हमारे देश को डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमारे नेथे लोगों की हत्या कर रहे थे, तो दिखाना भी है। लेकिन जो सीज फायर समझौता होने जा रहा है, इसके ऊपर हम कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा दोनों देशों के लिए, क्योंकि दोनों देश से परमाणु बम जो है न्यूक्लियर पावर है, और इससे जो है कोई भी देश जो है इस तरह की हरकत करेगा, जैसा कोई इसको चलाएगा, तो जो मानवता का नाश हो जाता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि डायलॉग के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से मसले का हल किया जाए। इसके साथ मुझे दी इजाज़त। नमस्कार। शुक्रिया।